अब आ जाते हैं हम, अब सिस्टम सारा कनेक्ट हो गया, थर्मिस्टर सब पता चल गए। अब आ जाते हैं हम एरर कोड्स पे। बहुत लोगों की डिमांड होती है कि हमें एरर कोड के बारे में बता दो। एरर कोड के बारे में पता लगाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिस्टम के एरर कोड हैं जो यू से शुरू होते हैं। पिछली स्लाइड में बताया था, जो यू से शुरू होते हैं वो सिस्टम के एरर कोड होते हैं, और जो ए और सी से शुरू होते हैं वो इंडोर के एरर होते हैं, और जो बाकी जे से शुरू होते हैं या और चीजों से शुरू होते हैं वो सब आउटडोर के एरर होते हैं। धीरे धीरे आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो एरर कोड है ए और सी, ये एरर कोड आपको इंडोर से ही संबंधित मिलेंगे, और यू से एरर कोड जो होंगे वो सिस्टम के होंगे। ए सी, C1, इस तरह के जितने ए जे, इस तरह के जितने भी एरर कोड हैं, इसका मतलब वो इंडोर के हैं। एरर कोड हमें दिखाई कहाँ देते हैं? एरर कोड हमें दिखाई देंगे अगर हमारे पास कॉर्डेड रिमोट कंट्रोल होगा, यानी कि तार वाला रिमोट कंट्रोल होगा, तो उसमें एरर कोड अपने आप ही आ जाता है। या अगर हम आउटडोर पे जाके देखेंगे तो आउटडोर पे भी हमें एरर कोड दिखाई देंगे। आउटडोर पे हमें इंडोर के एरर नहीं दिखाई देते, सिर्फ सिस्टम के, और आउटडोर से संबंधित जितने भी एरर होंगे वो सब हमें आउटडोर पे दिखाई देंगे। बाकी रिमोट कंट्रोल पे तो हमें सारे एरर दिखाई देते हैं। देखिए, कुछ में बड़े कॉमन एरर ऐसे हैं जो हमें फील्ड में मिलते रहते हैं, तो उसकी हमने एक स्लाइड बनाई हुई है, आपके काम आएगी। जैसे कि देखो, C4, C5, C9, CA, इसका मतलब सी से शुरू हो रहा है। बहुत सिंपल है कि ये इंडोर का ही एरर होगा और थर्मिस्टर से ही जुड़ा होगा, यानी कि इंडोर यूनिट के थर्मिस्टर का कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से C4, C5, C9 या CA आ रहा है। इसके नीचे आप आइए तो आपको एरर कोड जो शुरू हो रहे हैं वो H से शुरू हो रहे हैं या J से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब ये डेफिनेटली आउटडोर के एरर हैं और उन्हीं के थर्मिस्टर से जुड़े हुए, नो थर्मिस्टर है उसमें। इसके नीचे आ जाइए, F3 बड़ा कॉमन एरर है। जब एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हर मशीन में अकॉर्डिंग टू द लोड अगर कैलकुलेट नहीं है तो डिस्चार्ज पाइप से संबंधित एरर आते हैं कि डिस्चार्ज पाइप का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म चल रहा है। तो आउटडोर ही हुआ, डिस्चार्ज पाइप F से शुरू है, तो F3 मतलब डिस्चार्ज पाइप से जुड़ा हुआ एरर है। अगर मैं प्रेशर से संबंधित आ जाऊं, जो प्रेशर सेंसर से जुड़े हुए एरर कोड है, यानी कि ई मतलब आउटडोर, ई मतलब आउटडोर, जे जे ये भी आउटडोर है। E3 मतलब हाई प्रेशर स्विच, E4 मतलब लो प्रेशर स्विच, JA और JC मतलब हाई प्रेशर सेंसर या लो प्रेशर सेंसर में कोई दिक्कत है। इसके अलावा कुछ अदर एरर कोड ऐसे हैं, ये भी F है यानी कि आउटडोर से है, ये U से शुरू है, इसका मतलब ये सिस्टम का एरर कोड है, यानी कि इसमें रेफ्रिजरेंट भी शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी इसको आपको थोड़ा तसल्ली से देखना पड़ेगा, जो सिस्टम के एरर कोड है। F4 मतलब वेट अलार्म है, यानी कि कंप्रेसर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये एरर कोड आ रहा है तो पहले उसको चेक करें। F6 मतलब रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज कर दिया किसी ने। रेफ्रिजरेंट के साथ हम लोग फील्ड में बहुत R&D करते रहते हैं, थोड़ा डाल के देख लो रेफ्रिजरेंट को, ऐसा करो, थोड़ा निकाल के देख लो रेफ्रिजरेंट को। लेकिन जब भी रेफ्रिजरेंट की बात होती है तो VRV के केस में हम जिस रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं वो होता है R410A, R410A। सभी लोग जानते हैं कि ये रेफ्रिजरेंट जो है ये सिंगल कंपोनेंट नहीं है, ये दो रेफ्रिजरेंट से मिलकर बना हुआ है, जो कि है R125 125 और दूसरा है R32 R32। ये दो रेफ्रिजरेंट को जो कंपनीज हैं वो इनको प्रॉपर कॉम्बिनेशन में मिलाती है 50-50% में। तो जो इन कॉम्बिनेशन से जो रेफ्रिजरेंट हमें प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं R410A। तो जब भी रेफ्रिजरेंट को चार्ज करें, इस वाले केस में क्योंकि यहाँ से मुझे ये क्लिक हुआ है कि जब भी रेफ्रिजरेंट को चार्ज करें, सबसे पहले ध्यान रखें कि रेफ्रिजरेंट आज की डेट में मार्केट में बाय वेट चार्ज होते हैं। कोई भी प्रेशर के बेसिस पे रेफ्रिजरेंट चार्ज नहीं करता, सब बाय वेट चार्ज करते हैं, करना चाहिए, इट इज मैंडेटरी, जरूरी है। प्रेशर के बेस पे रेफ्रिजरेंट चार्ज हो तो सकता है, बट उसका फिर वो जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं आएगा जैसा कि मशीन को देना चाहिए, राइट। तो ओवर चार्ज भी हो सकता है, लेस चार्ज भी हो सकता है, इसीलिए रेफ्रिजरेंट को हमेशा बाय वेट ही चार्ज करें। सिलेंडर को हमेशा, जो रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर है उसको हमेशा उल्टा रख के चार्ज करें, ताकि रेफ्रिजरेंट हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही चार्ज हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, बहुत लोगों की डिमांड होती है कि हमें सारे एरर कोड बता दो। तो एरर कोड मैं आपको आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से बता रहा हूं, ये सारे एरर कोड आपके सामने हैं, लेकिन ये ए से शुरू है तो इसका मतलब ये इंडोर के एरर है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और दिखेगी, एरर कोड तो है ही, लेकिन उसके साथ एक सब एरर कोड भी है। आज की डेट में VRV में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी चीज ये है कि उसका सब एरर कोड साथ में आता है। सब एरर कोड का मतलब है कि दिक्कत क्या है और दिक्कत कहाँ है, किससे जुड़ी हुई है, ये दोनों चीजें आज की डेट में दिखाई देती है। तो ये इंडोर के एरर कोड है। बहुत सारे एरर कोड हैं, ये भी इंडोर के एरर कोड है। सबके ऊपर तो एक एक करके चर्चा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पहले मैं आपको एरर कोड दिखा देता हूँ, फिर कुछ चुनिंदा एरर कोड ऐसे हैं जिसपे हम डिस्कशन जरूर करेंगे। तो ये सारे आप देख रहे हैं इंडोर के ही एरर कोड है, लेकिन यहां से ये यू स्टार्ट हुआ है तो यानी कि ये सिस्टम का एरर कोड है। अब ये जो है आपको देखते क्लियर हो जाएगा, ई से शुरू हो रहा है तो ये आउटडोर का एरर कोड है। ये सारे एरर कोड आउटडोर के हैं। कोई आउटडोर के फैन से जुड़ा है, कोई आउटडोर के फैन के PCB से जुड़ा हुआ है,
तो ये सब आउटडोर के एरर है, राइट। एक्सपेंशन वॉल से जुड़े हुए एरर हैं, सेंसर से जुड़े हुए एरर कोड हैं, राइट। तो ये ट्रेनिंग तो आपके पास हमेशा इस में रहेगी, तो आप कभी भी देख सकते हैं। ये सब आउटडोर से जुड़े हुए एरर हैं, क्योंकि आउटडोर में कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं तो एरर कोड भी दिक्कत भी ज़्यादा आएगी, तो उससे संबंधित एरर कोड भी ज़्यादा होंगे। तो ये सब एरर कोड आउटडोर के। ये जो नीचे हैं यू, ये एरर कोड जुड़े हुए हैं किससे? सिस्टम से, यानी कि इसमें इंडोर भी है, आउटडोर भी है, पाइपिंग भी है, वायरिंग भी है, सब कुछ यू के अंदर ही आती है। अब एक एरर कोड को हमने कंसीडर किया है, यानी कि E3 एरर कोड आ रहा है आउटडोर पे, जिसका मतलब हमें पता है वो है हाई प्रेशर प्रोटेक्शन कंट्रोल। ये हाई प्रेशर से जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर मैं इसके फ्लो चार्ट को देखूं, इसके डायग्राम को देखूं, तो यहाँ पे लिखा है मशीन जो है नॉर्मल चल रही है। नॉर्मल चलते 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 अगर सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाता है या फिर सिस्टम का प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या होगा? कंप्रेसर अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस करेगा। अगर प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर को कम करना है, तो कंप्रेसर अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस करेगा, और ऐसा करने से वो मशीन को नॉर्मल रखने की कोशिश करेगा। इंटेलिजेंट मशीन है, सब कुछ सेंसर्स के डाटा के बेसिस पे होता है, इंटेलिजेंट मशीन है, तो कंप्रेसर अपनी कैपेसिटी को कंट्रोल करेगा ताकि मशीन चलती रहे। लेकिन अगर फिर भी सब कुछ करने के बाद भी प्रेशर बढ़ता है, तो ये मशीन फिर एरर कोड जनरेट कर देती है। लेकिन उसको भी जनरेट करने के लिए एटलीस्ट 3 बार रीट्राई लेती है 40 मिनट के अंदर। अच्छा, ये लॉजिक्स डाइकिन के फिक्स हैं कि ऐसा नहीं है कि एकदम ही हाई प्रेशर बढ़ा और मशीन ने एरर जनरेट कर दिया, तो वो रीट्राई लेती है। इसको रीट्राई प्रोसेस बोलते हैं। तो कुछ समय में वो रीट्राई लेती है और फिर वो एरर कोड जनरेट कर देती है। एरर कोड क्या जनरेट होगा? E3। तो ये E3 का है। ऐसे ही E4 यानी कि लो प्रेशर का है, तो इसको भी समझने में आसानी रहेगी कि मान लो हमने मशीन को चलाया, मशीन लो प्रेशर पे चल रही है, सॉरी नॉर्मली चल रही है, प्रेशर लो हुए, उस लो को ठीक करने के लिए कंप्रेसर ने अपनी कैपेसिटी को एडजस्ट किया, कंट्रोल किया, और प्रेशर ठीक हो गया, तो मशीन नॉर्मल चलती रहेगी। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अगर प्रेशर फिर भी लो जाता जा रहा है, तो ये भी अगर 3 बार हो चुका है, यानी यहाँ से यहाँ पर गए एक बार, इसने वापस नॉर्मल कर दिया तो 1 चांस हो गया, लेकिन फिर प्रेशर लो हो गया, इसने फिर ठीक कर दिया 2 चांस हो गए, फिर नॉर्मल लो हो गया, फिर ठीक कर दिया 3 चांस हो गए, और ऐसा 60 मिनट का मतलब हो गया 1 आवर, ऐसा 1 घंटे में 3 बार हो गया, तो फिर वो एरर कोड जनरेट कर देगा E4। ये डिस्प्ले पे दिखाई देगा, आउटडोर पे, रिमोट कंट्रोल पे भी दिखाई देगा E4। तो इंजीनियर आउटडोर पे जाके लो प्रेशर सेंसर की वैल्यू को चेक करेगा। कैसे चेक करेगा? वोल्टेज के माध्यम से। और वो जो वैल्यू है वो ठीक है कि नहीं, वो क्रॉस वेरीफाई कैसे करेगा? जो इंजीनियर ने गेज लगा रखी है, तो गेज के बेसिस पे वो चेक कर लेगा। ऐसे ही डिस्चार्ज पाइप का भी है। डिस्चार्ज पाइप कैसे पता चलेगा कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो देखो, टेम्परेचर 108 डिग्री या उससे ज्यादा है, तो कंप्रेसर की स्पीड को कम किया जाएगा कि भाई शायद डिस्चार्ज पाइप का टेम्परेचर कम हो जाए। कम हो गया, वेरी गुड, मशीन नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा सिर्फ 2 बार ही चेक होगा, इसमें नहीं है 3 बार या 4 बार। ऐसा 2 बार ही होगा, क्योंकि डिस्चार्ज पाइप बहुत इंपॉर्टेंट पाइप है सिस्टम की। तो अगर 2 बार करने पर भी अगर वो एरर सिस्टम कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर वो एरर कोड दे देगा, जो कि मैंने पहले बताया था कि डिस्चार्ज पाइप से जुड़ा हुआ एरर क्या होता है? F3। तो F3 आ जाएगा, ये मेंशन है F3। अब देखो, F3 के साथ एरर कोड 1 है, 2 है, 3 है, डिपेंड ऑन कि उसमें कितने कंप्रेसर हैं। आज की डेट में 2 ही कंप्रेसर होते हैं, राइट। तो F301, F302, F303, इस तरह से एरर कोड आ सकते हैं। ये F3 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि F3 कैसे आ सकता है। देखो लिखा है 135 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर। लेकिन इसके स्पॉस्ट कॉजेस क्या हो सकते हैं? क्या क्या कारण हो सकता है? पहला कारण, एबनॉर्मल डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर। डिफेक्टिव डिस्चार्ज पाइप थर्मिस्टर, यानी कि जो डाटा दे रहा है पीसीबी को, वो इटसेल्फ खराब है, वो खुद ही खराब है, तो वो उसको भी चेक करना है। एबनॉर्मल कंप्रेसर सरफेस टेम्परेचर, यानी कि कंप्रेसर का जो बॉडी का टेम्परेचर है वही बहुत ज्यादा है। अगर वो ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज पाइप का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब बॉडी का जो थर्मिस्टर है वो खराब है, वो मशीन को बता ही नहीं रहा है। या फिर इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? पीसीबी। तो अगर पीसीबी के लॉजिक खराब हो गए हैं, पीसीबी खराब हो गया है, तो भी हो सकता है, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया। ये यहाँ पर मॉडल दिए हुए हैं RXYQ6, RXYQ10, 12, 18, यानी कि इसके अंदर कितने कितने थर्मिस्टर लगे होते हैं। डिस्चार्ज पाइप, कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2 और बॉडी। ये थर्मिस्टर कहाँ लगे होते हैं? ये कंप्रेसर लगे होते हैं कनेक्टर नंबर X29। ये मैंने लास्ट जो प्रीवियस प्रोग्राम था मेरा, उसमें भी मैंने बताया था, इंजीनियर को पीसीबी में पढ़ना आना चाहिए कि कनेक्टर कहाँ लगा हुआ है। कनेक्टर को इंडिकेट हमेशा X से किया था, X29A। तो इसके अंदर अभी एक ही थर्मिस्टर है, क्योंकि 6 से 8 HP की मशीन है। 10 से 12 HP की मशीन में 2 थर्मिस्टर आ गए, 14, 16, 18 में भी 2 थर्मिस्टर आ गए, और 20 HP में आपके तीनों थर्मिस्टर आ गए। लेकिन कनेक्टर नंबर सेम ही है, X29A। ठीक है, X29A में 1 थर्मिस्टर से लेकर 3 थर्मिस्टर तक का ग्रुप हो सकता है, इसके लिए उसको ग्रुप कनेक्टर भी बोलते हैं, राइट। तो इसको चेक करने के तरीके हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा देखो, कंप्रेसर बॉडी का थर्मिस्टर है, उसका भी F3 एरर ही आता है, लेकिन वो 20, 21 और 22 के बेसिस पे आता है।
और वो रेंज कितनी है? वो रेंज है 108 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एक्टिवेट हो जाता है, यानी मशीन को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अगर वो 135 तक चला जाए तो फिर वो एरर कोड जनरेट कर देता है 2 बार में। जिसको लॉजिक क्लियर है उसके लिए ट्रबल शूटिंग एक लर्निंग का काम हो जाता है कि वो सिर्फ उसको जितना भी आता है उसको फील्ड पे एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सिंपल भी हो जाता है। इसके अलावा आ जाता है इन्वर्टर प्रोटेक्शन कंट्रोल, यानी कि यहां पर बात हो रही है एम्पेयर्स की। तो इन्वर्टर के जो एम्पेयर हैं, कंप्रेसर के जो एम्पेयर हैं, अगर वो उसकी रेंज से ज्यादा हो रहे हैं तो फिर उनसे जुड़ा हुआ एरर कोड आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है L8 जो है वो एम्पेयर से जुड़ा हुआ एरर है। किसके एम्पेयर से? इन्वर्टर कंप्रेसर के एम्पेयर से। ठीक है, तो देखो इसमें कंप्रेसर, ये जो आप चीज देखेंगे तो कोई भी इंजीनियर अगर कंप्रेसर को देखता है तो उसको ये मॉडल मिल जाएगा। क्या क्या कारण हो सकते हैं? कंप्रेसर ओवरलोड चल रहा है, ओवरलोड मतलब इंडोर पे हीट लोड ज्यादा है, वायरिंग के साथ कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर पीसीबी, कौन सा? इन्वर्टर पीसीबी खराब हो सकता है। यहाँ पे हम L8 एरर कोड की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसको हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर है फिन टेम्परेचर। फिन टेम्परेचर क्या होता है? जो इन्वर्टर पीसीबी जो होते हैं उसमें से जो हीट निकलती है उस हीट को बाहर निकालना होता है। तो आप थोड़ा सा मेमोरी को रिकॉल करें, तो जब मैं आपको कंपोनेंट दिखा रहा था इस स्लाइड में, चाहे पीछे जाके देख लेना, तो उसमें एक यू पाइप था, यू बैंड था, जो कि मैंने बताया था जो इन्वर्टर पीसीबी को ठंडा करता है। तो यानी कि अगर इन्वर्टर पीसीबी किसी वजह से कूल डाउन नहीं हो रहा है और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसका? पीसीबी का, तो उसका मतलब उसका फिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर वो फिन टेम्परेचर बढ़ेगा और कंट्रोल नहीं होगा तो फिर उससे जुड़ा हुआ जो एरर है वो आ जाता है डिस्प्ले स्क्रीन पर या रिमोट कंट्रोलर पर, वो है L4, यानी कि इन्वर्टर जो फिन टेम्परेचर है इन्वर्टर मशीन का, वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। राइट, तो ये डाटा स्क्रीन पे ही है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, किससे ज्यादा किससे कम। तो ये L4 के कारण दिए हुए हैं कि आपको कूलिंग ट्यूब प्लेट, वो प्लेट जिसपे से यू पाइप घूम रही थी, वो एल्यूमिनियम की प्लेट जो है वो प्रॉपरली फिक्स नहीं हुई, यानी किसी ने उसको खोला लेकिन जब उसको बंद किया तो उसने प्रॉपर बंद नहीं किया, या ये वो इंजीनियर है जो स्क्रू का महत्व नहीं जानता कि कहीं भी कोई भी स्क्रू लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसके स्क्रू डेडिकेटेड इसके स्क्रू होते हैं, तो वही स्क्रू लगने चाहिए, उसी पोजीशन पे लगने चाहिए। जिस साइज का स्क्रू खोलें उसी साइज का स्क्रू उसी जगह पर जरूर लगाएं। U0, अब आपको पता है U0 मतलब रेफ्रिजरेंट शॉर्ट है, तो जब पाइप में रेफ्रिजरेंट ही नहीं होगा तो भी L4 एरर आ सकता है, पीसीबी तो डिफेक्टिव हो ही सकता है। इसके अलावा हाई आउटडोर एयर थर्मिस्टर, यानी कि जो आउटडोर का एयर थर्मिस्टर है वो भी खराब हो सकता है। राइट, तो यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ है कि किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए, तो इन बेसिस पे वो L4 एरर कोड जनरेट करता है। राइट, ये डिटेल में दिया हुआ है, ये एप्लीकेबल मॉडल्स हैं। तो ये थोड़े फ्लो चार्ट हैं, इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें अभी पहुंचना है थर्मिस्टर्स पे, ये आप जरूर चेक पढ़िएगा, क्योंकि ये जो जितने भी चेक नंबर 11 ये सब दिए हुए हैं, हम इसी के पे जाना चाहते हैं कि जो जहां पर भी थर्मिस्टर रिप्लेस होने की बात हो रही है, जहां पर भी चेक नंबर 11 की बात हो रही है कि वो 1.8 किलो ओम, 800 किलो ओम, ये जो किलो ओम्स की टेस्टिंग है हम इसके ऊपर अभी जाएंगे। तो यहां पर देखो ये सारे थर्मिस्टर, अब आउटडोर का पूरा थर्मिस्टर्स की जन्म कुंडली एक तरह से अभी आपके सामने है कि जो एरर कोड है वो H8, J3, J5 ये सब एरर कोड है। एप्लीकेबल थर्मिस्टर कौन सा है, आउटडोर का एयर थर्मिस्टर है या डिस्चार्ज पाइप थर्मिस्टर है, कहां पर वो लगा होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। और उसको चेक करने का प्रोसीजर, ये उनकी पोजीशनिंग है, लोकेशन है। ठीक है, ये हमने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। राइट, ये इंडोर के, सॉरी आउटडोर के ही हैं। अब देखो ये है C4, C5, C9, ये इंडोर के थर्मिस्टर है। इनके कारण है कि डिफेक्टिव थर्मिस्टर हो सकता है, पीसीबी खराब हो सकता है, कनेक्टर के अंदर कुछ रस्टिंग हो सकती है, मॉइस्चर आ गया, क्रोजन हो गया, या फिर वायर ही ब्रोकन हो गई है। वायर ब्रोकन करने के लिए ज्यादातर एक ही एनिमल जिम्मेवार होता है, सबको पता है, चूहा, रैट, माउस। तो वो इंडोर में क्यों पहुंचा है, यानी कि हमने इंस्टॉलेशन में कोई ऐसा पॉइंट छोड़ दिया, कोई ऐसा होल जिसको बोलते हैं रेट एंट्री होल, ऐसा कोई होल छोड़ दिया जहां से चूहा पीसीबी के अंदर एंटर कर पाया। तो ये C4, C5, C9 ये सब इंडोर के थर्मिस्टर है। देखो हर जगह चेक नंबर 11 ही दिया हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चेक नंबर 11 तक पहुंच जाए। तो ये आउटडोर के थर्मिस्टर्स हैं, सॉरी आगे चले, हाँ, तो ये सारे आउटडोर के थर्मिस्टर्स हैं। और देखो ये दी हुई है वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर पर्टिकुलर उस थर्मिस्टर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी 25 डिग्री पर इस थर्मिस्टर की वैल्यू 20 किलो ओम होनी चाहिए। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को कम करता हूं, कम मतलब अगर ऊपर की तरफ जाता हूं तो किलो ओम्स की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं तो वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। और ये सारे इंडोर के थर्मिस्टर्स हैं। ये देखो F से शुरू है, तो F मतलब इंडोर, तो ये इंडोर की है। अब ये आउटडोर के थर्मिस्टर की वैल्यू है, इस पे हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि ये कंप्रेसर बॉडी का थर्मिस्टर है। दिख रहा होगा आपको M1C, यानी कि बॉडी का थर्मिस्टर है। और यहाँ पर आपको कैपेसिटी दिख रही है, यानी कि ये 10 से लेकर 12 HP तक का आउटडोर है।
इसको टन में कन्वर्ट करना हो तो 0.825 TR से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास टन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एच टाइप के थर्मिस्टर की वैल्यू दी हुई है कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी थर्मिस्टर वैल्यू क्या होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, राइट। यहाँ पे कुछ फैन मोटर्स के कनेक्टर दिए हुए हैं और ये उनके फैन मोटर्स की वैल्यू है, राइट। क्योंकि 3 फेज की मोटर है तो अगर आप इनकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट एक जैसी आएगी, क्योंकि 3 फेज का एक बड़ा बेसिक फंडा है कि 3 फेज में जब भी आप चेक करेंगे तो वैल्यू जो है आपको हमेशा एक जैसी मिलेगी। वैल्यू कितनी मिलेगी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जजमेंट क्राइटेरिया जो है वो 1 ओम, ये जो निशान है 1 ओम का है। अगर इसके साथ के लग जाता है तो किलो ओम हो जाता है, एम लग जाता है तो मेगा ओम हो जाता है, ठीक है, राइट सर।